हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला फॉर नीट। आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। ये क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है और इससे पीछे हम लोग 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। और उन लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने बेसिकली बात की है कि किस किस रेस्पेक्ट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से अंतर रखते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिनकी वजह से आप उनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। प्लस इसके अलावा हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या या लिविंग को डिफ़ाइन भी किया हुआ था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे एंड किया था वहीं से आज शुरुआत करने वाले हैं और ये सेक्शन नंबर 1.2 है आपकी एनसीईआरटी का और इसका टाइटल है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जैसा मैंने बताया सेक्शन नंबर 1.2 है, टाइटल है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी से हम लोग क्या समझते हैं, मैं पहले भी इसके बारे में मेंशन कर चुका हूँ कि डाइवर्सिटी सिंपली मीन्स द वेरिएशन, कितना अंतर हो रहा है, क्या वैरायटी है, कितना वेरिएशन है, कितना डिफरेंस है। अब अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स देखने मिलेंगे। अगर आप एनिमल्स के अंदर बात करिए तो आपको डॉग्स दिखेंगे, कैट्स दिखेंगी, काउज दिखेंगी, है ना। तो ये क्या है, वैरायटी देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो आपको अलग अलग प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड दिखाता है। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है आपकी एनसीईआरटी के अंदर कि जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर है वो बहुत 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 ज़्यादा है। अगर हम बताएं तो लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो है वो लगभग ऑर्गेनिजम्स का नंबर है। अधिकतर हम लोग ये मिलियन ट्रिलियन को रिलेट नहीं कर पाते, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको इसको जो जिस चीज़ से हम लोग रिलेट कर पाते हैं वो मेंशन कर देता हूँ। तो 17 लाख टू 18 लाख के आसपास स्पीशीज़ का नंबर है, ठीक है। अब समझ में आना चाहिए कि ये स्पीशीज़ क्या है, लोगों का नंबर नहीं है या किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का नंबर यहाँ पे नहीं बोला जा रहा। बोला क्या जा रहा है, स्पीशीज़ का नंबर बोला जा रहा है। अब आप सबको पता है कि स्पीशीज़ क्या होते हैं, अगर नहीं पता है तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ तो जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी ह्यूमंस दिख रहे हैं आपको, जितने भी इंसान दिख रहे हैं आपको, जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, वो सारे के सारे एक स्पीशीज़ कंस्टिट्यूट करते हैं, वो सारे के सारे एक स्पीशीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम लोग होमो सेपियंस हैं और हमारा जीनस होमो है, सेपियंस जो है वो स्पीशीज़ है, ठीक है। तो एक ही स्पीशीज़ के अंदर हम सारे के सारे इंसान आते हैं, ठीक। अगर आप डॉग्स से इसी तरीके से बात करिए तो डॉग्स में एक पर्टिकुलर जो एक टाइप के डॉग्स हैं वो एक तरीके की एक स्पीशीज़ बनाते हैं। बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूँ किसी ट्री की, किसी पेड़ की, जैसे कि बरगद का पेड़ है ना, तो वो बरगद का जो पेड़ है वो एक स्पीशीज़ बना रहा है। सिमिलरली पीपल का पेड़ एक और स्पीशीज़ बना रहा है। सिमिलरली अशोक का पेड़ एक और स्पीशीज़ बना रहा है। रोज़ का प्लांट एक और स्पीशीज़ बना रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कहने का मतलब है कि इतनी 17 लाख टू 18 लाख स्पीशीज़ अवेलेबल हैं, नॉट ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज़ अवेलेबल है, ये ध्यान रखिएगा। इतनी तरीके की स्पीशीज़ मौजूद हैं जिसके अंदर बहुत बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तो पाए ही पाए जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों के आसपास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। देयर आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया, जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हो ऐसे ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं और वायरसेस भी हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये भी हमारे आसपास मौजूद हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इनको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये कितने हमें ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास नज़र आएंगे
ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जर्वेशनल एरिया कितना है, कितना ऑब्जर्वेशनल एरिया है मेरा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर जैसे कि अगर मेरा ऑब्जर्वेशनल एरिया सिर्फ़ और सिर्फ मेरा घर है, किसी इंडिविजुअल का मान लीजिए, कोई जैसे आप ही हैं, आपका जो आप चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो सिर्फ अपने घर के एरिया के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अब इस घर के अंदर हो सकता है आपका कोई पेट हो, जैसे डॉग या कैट। ठीक है, हो सकता है जो दीवार पे चढ़ने वाली चींटियाँ होती हैं वो, हो सकता है दीवार पे चलने वाली जो लिजर्ड होती है वो, हो सकता है आपके बागीचे के अंदर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं वो। तो कहने का मतलब है जितना आपका ऑब्जर्वेशनल एरिया होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने तरीके के और कितने नंबर के या कितना अमाउंट ऑर्गेनिजम्स का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं जितना छोटा ऑब्जर्वेशनल एरिया रखूँगा, सपोज़ मैं सिर्फ इतना ऑब्जर्वेशनल एरिया रखूँ जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, सिर्फ उसके आसपास का एरिया मैं समझूँ, तो जो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स हैं या जितनी तरीके के ऑर्गेनिजम्स मुझे मिल रहे हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगे, बहुत कम रह जाएंगे। मैं जैसे जैसे अपना ऑब्जर्वेशनल एरिया बढ़ाने लगूँगा वैसे वैसे बढ़ने लगेगा। जैसे कि अगर मैं अपने घर से लेकर अपने घर को और चुकड़ के अपनी कॉलोनी, फिर अपनी कॉलोनी को बढ़ा करके अपने शहर को बढ़ा करके अपने देश, इस तरीके से अगर बढ़ाता जाऊंगा तो जो वैरायटी और रेंज जो मुझे देखने को मिलेगी उसमें बहुत अंतर आ जाएगा और ये बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ गई होगी आपको। यही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई भी है। ये जो अप एरो दिखाया है ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे अपन ऑब्जर्वेशन एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हमें नज़र आ रहे होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर एक हम जंगल के अंदर जाएं, एक फॉरेस्ट के अंदर जाएं, तो फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ हमें नज़र आ जाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर हमें बहुत सारी स्पीशीज़ नज़र आ जाएंगी क्योंकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है या डाइवर्सिटी जो है वो बहुत अधिक है। बहुत तरीके के जानवर देखने को मिल जाएंगे, बहुत तरीके के प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। तो फॉरेस्ट के अंदर आपको डाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी अधिक देखने को मिल जाती है। ठीक, तो यहाँ से बायोडाइवर्सिटी की बात हम फिर से जोड़ते हैं। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ दिख रही हैं, जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का अगर मतलब समझने की कोशिश करें तो बायो मतलब क्या हो गया, बायोलॉजिकल या लिविंग। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है उसी को आप बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया हमारा, वेरिएशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वेरिएशन अपन को देखने को मिल रहा है उसी की बात बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये वेरिएशन की बात की जा रही है, प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी, जैसा मैंने आपको अभी भी बता दिया। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे और लिखी है, मेंशन्ड है आपकी एनसीईआरटी के अंदर कि अगर आप किसी नए एरिया में जा रहे हो तो भी, और अगर आप किसी पुराने एरिया को रिविज़िट कर रहे हो तो भी आपको नए ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज़ करिए कि मैं बचपन में गांव में रहा करता था। ठीक है, तो विलेज में रहता था और विलेज से मैं शहर आ गया। ठीक है, विलेज से मैं शहर आ गया, सिटी में आ गया। ठीक है, तो पहले मैं विलेज में ध्यान दिया मैंने कि मेरे अराउंड या मेरे आसपास जो हैं वो 500 ऑर्गेनिजम्स हैं। मेरे घर के आसपास मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि 500 ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद मैं सिटी में आ गया। ठीक है, अब सिटी में मैं 10 साल तक रुका और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अपने गांव वाले घर में जाते हैं। मैं यहाँ पे वापस गया और यहाँ पे मैंने फिर अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को काउंट किया, तो मुझे अब अलग जो है अब की बार मुझे मान लीजिए 600 ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। 600 ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। इसका मतलब क्या हो गया
तो चाहे हम ओल्डर एरियाज़ को रिविज़िट कर रहे हों, ठीक है, चाहे हम नए एरियाज़ में जा रहे हो। अब मान लीजिए मैं विलेज से सिटी आया था, तो जाहिर सी बात है कि ये एक नया एरिया है। इस नए एरिया में तो जितने चाहो उतने नए नए ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, इज़न्ट इट? ठीक, तो यहाँ पे तो हमें बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले, लेकिन अगर हम पुरानी जगह पे भी गए तब पर भी हमें और ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी एक वजह तो हो जाती है कि जो ह्यूमन बीइंग्स के साथ एक चीज़ हमेशा एसोसिएटेड रहती है, वो है इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी का मतलब क्या है कि हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकते। हो सकता है मैंने उस दिन जिस दिन मैं ऑर्गेनिजम्स को मेज़र कर रहा होऊंगा, उस दिन मुझे सिर्फ 500 ही नज़र आए, 600 नहीं नज़र आए, हो सकता है उसमें 10-15 मुझे नहीं दिखाई दिए, तो इनएक्यूरेसी हो गई। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? स्पीसिएशन। स्पीसिएशन का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ, या इवेंट कह सकते हैं आप, प्रोसेस और इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, यानी कि नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन स्पीसिएशन कहलाता है। ठीक है, नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन जो है वो स्पीसिएशन कहलाता है। तो हो सकता है जितने दिन आप सिटी में बिताए उतने दिन में यहाँ पे स्पीसिएशन देखने को मिला और कुछ और स्पीशीज़ या कुछ और ऑर्गेनिजम्स हमें नज़र आने लगे। बात समझ में आ गई? या कुछ और स्पीशीज़ हमें नज़र आने लगी। तो यहाँ पे स्पीसिएशन और इनएक्यूरेसी, इसकी वजह से, स्पीसिएशन और इनएक्यूरेसी की ही वजह से हमें ओल्ड एरियाज़ में नए नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। और नए एरिया में जाकर के तो ये तो बट नेचुरल है, बट ऑब्वियस है कि हमें नए ऑर्गेनिजम्स देखने को ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया न्यू और ओल्ड एरियाज़ वाला। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इतने सारे हमारे आसपास ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। आपने ये बात तो गौर की ही होगी, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे अगर आसपास मौजूद हैं, तो जैसे सपोज़ करिए कि एक ऑर्गेनिज़म जो है वो इंडिया में पाया जाता है और मलेशिया में भी पाया जाता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज़म जो है वो इंडिया में भी पाया जाता है और मलेशिया में भी पाया जाता है। इंडिया में उसे कोई एक्स नाम दिया जाता है, एक्स नाम से उसको बुलाया जा रहा है, मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। और मलेशिया में उसको वाई नाम से बुलाया जा रहा है, किसी और नाम से। जाहिर सी बात है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उस ऑर्गेनिज़म को किसी और नाम से बोला जाता होगा। तो एक्स नाम से हम यहाँ पे बुला रहे हैं। अगर मैं मान लीजिए मलेशिया जाऊँ और मैं चाहूँ कि वहाँ पे उस ऑर्गेनिज़म को देखना, तो मैं वहाँ के लोगों से बोलूँगा कि एक्स ऑर्गेनिज़म कहाँ मिलेगा। वो लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उस लोकल लैंग्वेज में या वहाँ पे उसका एक लोकल नाम होगा जिसको हम वर्नाक्युलर नेम भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये नीट में पूछा जा चुका है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लोकल नेम, लोकल मतलब जो वहाँ की लोकल भाषा में उसको बोला जाता होगा, उसको लोकल नेम कहा जाता है। तो उसका वर्नाक्युलर नेम जो है उसका लोकल नेम कहलाता है। ठीक है, तो अब ये तो एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सी चीज़ हो गई, क्योंकि हर देश का, हर कम्युनिटी का, हर एक एरिया में एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाएगा। और वही नाम अगर आप किसी बाहर देश में या बाहर किसी जगह पे जा कर के बोलेंगे तो लोग उससे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, उससे समझ नहीं पाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इससे ऑर्गेनिजम्स की पहचान हो नहीं पाएगी। ठीक है, इसी वजह से इस प्रोसेस के अंदर एक स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है। स्टैंडर्डाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि हम लोग कुछ इस तरीके का नॉमेनक्लेचर करें, कुछ इस तरीके का नामकरण करें, है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम सुझाया जाता है, पंडित जी बुलाए जाते हैं और नाम उसका बोला जाता है, सुझाया जाता है। इसी प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो ह्यूमन बीइंग्स का तरीका हो गया। किसी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म या एनिमल या प्लांट का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए ताकि
दुनिया के सारे देश या दुनिया के हर जगह पे जब भी हम ये पर्टिकुलर नाम बोलें तो सारे लोग उससे रिलेट कर सकें कि अच्छा इस एनिमल की या इस प्लांट की बातचीत हो रही है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी था। तभी अब कॉन्सेप्ट आया नॉमेनक्लेचर का। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई, हम किसी चीज़ का नामकरण सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का आप नामकरण सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसका आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। बात समझ में आई? जैसे कि सपोज़ करिए मैं जंगल में जा रहा हूँ और वहाँ मुझे किसी अलग तरीके का प्लांट देखने को मिला, किसी अलग तरीके का पौधा देखने को मिला, ठीक है। अब मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक देखूंगा और मैच करूंगा कि क्या मैंने कभी इस तरीके का पौधा देखा है, ठीक। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। कैसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा? मैं देखूंगा कि कहीं उसके अंदर फ्लावर है कि नहीं है। अगर फ्लावर है तो वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर आएगा, ये बात आपको पता होगी, है ना। फिर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर एंथर्स कितने दिख रहे हैं, कार्पल्स कितने दिख रहे हैं। उस बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि ये आखिर किस फैमिली का प्लांट हो सकता है, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई कि आइडेंटिफिकेशन पहले ज़रूरी है बिफोर यू आर गोइंग फॉर नॉमेनक्लेचर, ठीक। तभी हम उसको नॉमेनक्लेचर उसका कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि नामकरण करने के लिए, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स डिफाइन कर दिए गए हैं। इन प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स को ध्यान में रख कर के ही आप किसी भी जानवर या किसी भी प्लांट का नामकरण कर सकते हैं। तो जो बॉटनी में यानी कि जो प्लांट्स के लिए जो बनाए गए प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनका नाम दिया गया है ICBN। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ICBN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल समझ रहे हैं, प्लांट्स के बारे में हो गया। सेम टू सेम यहाँ पे ICZN भी है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दोनों के दोनों क्या हो गए? प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ICNB भी मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए तो ICNB भी मौजूद है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ये एक बात हो गई। और अगर मैं बात करूं ICNV इंटरनेशनल कोड, अब बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑफ वायरस। मतलब वायरस का अगर नामकरण करना होगा, नॉमेनक्लेचर करना होगा तो ये ICNV के तहत होगा। नेक्स्ट अगर बैक्टीरिया का करना होगा तो वो ICNB के तहत होगा। ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा पूछना होता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या क्या बात की जा रही है। ठीक, यहाँ तक की बात भी हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक, अब क्योंकि नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश की जाने लगी तो उसमें उस नॉमेनक्लेचर के दौरान ये पॉइंट सुझाया गया कि हर नाम के 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए। अभी ये किसने सुझाया? साइंटिस्ट का नाम कार्लोस लिनियस था। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने का खुद का नाम 3 शब्दों का था, कार्ल वॉन लिने। इनका पूरा नाम क्या था? कार्ल वॉन लिने, इनका ये पूरा नाम था। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले ये सुझाया कि हर ऑर्गेनिज्म के नाम में हम 2 कंपोनेंट्स रखें, 2 कंपोनेंट्स रखें। कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए? पहला तो होना चाहिए जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, और दूसरा होना चाहिए स्पेसिफिक एपिथेट, या इसी को स्पीशीज़ भी बोलते हैं। पहले वाले को क्या बोलेंगे आप? जीनस। इसको क्या बोल सकते हैं? पहले वाले को जीनस, और दूसरे वाले को आप क्या कह सकते हैं? स्पीशीज़ कह सकते हैं। ठीक है, तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ये बात हो गई।
हर ऑर्गेनिज्म के दो नाम के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक नेम या स्पीशीज़ बोलते हैं, जीनस और स्पीशीज़ इसी का नाम है। अब क्योंकि दो नाम हो रहे हैं या दो कंपोनेंट्स हो रहे हैं नाम के, इसीलिए इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर नाम दिया जा रहा है। बाई का मतलब क्या हो गया? बाई का मतलब है टू। दो कंपोनेंट्स होने की वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको दिया किसने था, कौन से साइंटिस्ट ने इसको दिया था? साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लीनियस। अब ये कैरोलस लीनियस जो है वो यही साइंटिस्ट हैं कार्ल वॉन लिने ने। तो कार्ल वॉन लिने ने अपना नाम चेंज कर लिया, अपना नाम चेंज कर लिया। क्यों नाम चेंज कर लिया? कैरोलस लीनियस क्यों बन गए वो? क्योंकि वो इसी सिद्धांत को सबसे पहले खुद के ऊपर लागू करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू यूज हिज थ्योरी ऑन हिज नेम फर्स्ट। तभी तो दुनिया उनके कॉन्सेप्ट को मानती, पहले उन्होंने अपने नाम के ऊपर ये चीज़ लगाई, कैरोलस लीनियस, तब जा कर के वो आगे फॉलो हुआ बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो कार्ल वॉन लिने फर्स्ट, पहले उनका नाम हुआ करता था, बाद में उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जब दिया तो उन्होंने अपना नाम बदल के कैरोलस लीनियस रख लिया। अब हम लोग कई बातें करने वाले हैं आगे, जिसके लिए सबसे पहले हम एक नाम यूज़ कर लेते हैं या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक एग्जाम्पल यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आम का पेड़ आपने, या आम जो होता है आम का पेड़, उसको आपने देखा होगा, उसको क्या बोलेंगे? मैंजीफेरा इंडिका। उसका नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका इसका नाम है। जैसा मैंने बताया दो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे नेम के। जो पहला कंपोनेंट है उसको जीनस बोलते हैं, दूसरे कंपोनेंट को आप स्पीशीज़ कह देते हैं। यानी कि मैंजीफेरा यहाँ पे जीनस हो जाता है, इंडिका यहाँ पे स्पीशीज़ हो जाता है। इसके बाद भी आप कुछ लिखा हुआ देखते हैं जिसको हम बोल रहे हैं लिन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है? ये ऑथर का नाम है। यानी कि जब भी हम किसी ऑथर का नाम जोड़ रहे हैं बाद में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये स्पीशीज़ जो है ये इस ऑथर ने डिस्कवर की है। जैसे कि फ़लाने केस में, इस केस में मैंजीफेरा इंडिका के केस में हम लिन लगा रहे हैं, दैट मीन्स दिस स्पीशीज़ वॉज डिस्कवर्ड बाय लीनियस। तो आप कई बार साइंटिस्ट का नाम लास्ट में जुड़ा हुआ नहीं देखते हैं, लेकिन अगर आपने देखा तो आप ये समझ सकते हैं कि ये स्पीशीज़ इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये आप जो साइंटिस्ट का नाम है वो हमेशा एब्रिविएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लीनियस के नाम को LINN डॉट से दिखाया गया है, पूरा नाम नहीं लिखा जाता, तो एब्रिविएटेड नाम लिखा जा रहा है। ठीक है। अब कुछ और रूल्स जो हैं, कभी भी नाम लिखने के, जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रहे हैं, चाहे बॉटनिकल हो चाहे जूलॉजिकल हो, तो उसकी क्या क्या रूल्स हैं और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसको देख लेते हैं। तो जो यूनिवर्सल रूल्स हैं उसको अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो क्या क्या यूनिवर्सल रूल्स हैं, यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है कि जो नाम होते हैं वो लैटिन में लिखे जाते हैं या उनको लैटिन से डिराइव किया गया है। लैटिन एक बहुत ही प्राचीन भाषा है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, और उसको हम डेड लैंग्वेज कंसिडर करते हैं। डेड लैंग्वेज क्यों उसको बोला जा रहा है, इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज इस लैटिन में कोई भी नए एडिशंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है। जैसी वो लैंग्वेज पहले थी, आज की डेट में भी वो लैंग्वेज वैसी की वैसी ही है, उसके अंदर कोई भी बदलाव हमें देखने नहीं मिल रहा। इसके उल्टा अगर हम इंग्लिश में नाम लिखने की कोशिश करें, इंग्लिश में आए दिन नए नए शब्द प्रोड्यूस हो रहे हैं, और तो और यहाँ पे कितने सारे एक ही शब्द के सिनोनिम हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और हर रोज़ कोई ना कोई नया शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। दैट मीन्स दिस इज़ अ वेरी वेरी एक्टिव लैंग्वेज। रोज़ नया नया रिसर्च हो रहा है, रोज़ नए नए शब्द इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रोज़ वोकैबुलरी बढ़ रही है इसकी। दैट मीन्स दिस इज़ अ वेरी एक्टिव लैंग्वेज। बट ये साइंस के रेस्पेक्ट में ये ठीक नहीं होगा। अगर हम इंग्लिश यूज़ करने लगें साइंटिफिक नेम्स को लिखने के लिए,
तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि नए शब्द रोज़ आ रहे हैं। तो हो सकता है मैं किसी एनिमल को पुराने शब्द से जान रहा हूँ और कोई नया इंडिविजुअल जो है उसको नए शब्द से जान रहा है, जो कि बड़ा ख़तरनाक सा एक स्थिति हो जाएगी, एक सिनेरियो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। इसीलिए अ डेड लैंग्वेज इज़ बीइंग यूज्ड। ठीक, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म का नाम अगर टाइप कर रहे हैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो हमेशा आइटैलिक्स को यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। आइटैलिक्स को यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टाइपिंग करने में यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जब भी आप टाइप कर रहे हैं तो आप आइटैलिक्स में यूज़ करें, आइटैलिक्स का यूज़ करें, ठीक। आइटैलिक्स का यूज़ क्या दिखाता है कि ये लैटिन टर्म है, ठीक है। आइटैलिक्स का यूज़ क्या दिखाता है, बेसिकली इट इज़ अ लैटिन टर्म। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो अगर आप टाइप नहीं कर रहे हैं और किसी चीज़ को लिख रहे हैं, हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसा मैंने ऊपर लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, जैसा मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिख रखा हुआ है। जब आप लिख रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो स्पीशीज़ है और जो जीनस है, ये जीनस है और ये स्पीशीज़ है, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर दीजिए। इसका भी मतलब वही है कि ये लैटिन शब्द है या ये एक जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, एक साथ अंडरलाइन नहीं करना। मैंजीफेरा की जो लाइन होगी वो दूसरी होगी, इंडिका की जो लाइन होगी वो दूसरी होगी, बिकॉज दे हैव टू बी सेपरेटली अंडरलाइन। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ तो जो लीनियस है इसको आपको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू अंडरलाइन द नेम ऑफ द ऑथर, ठीक है। ऑथर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑथर्स नेम नीड नॉट बी अंडरलाइंड। दूसरी चीज़ जो थी, इसका नाम हमेशा एब्रीविएशन में लिखा जाता है, ठीक है। ऑथर्स नेम नीड नॉट बी अंडरलाइंड, ये भी पॉइंट हमने समझ लिया। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है, जैसे यहाँ पे मैंजीफेरा का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे एम यहाँ पे कैपिटल है, तो वैसे ही आपको फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल लिखना होगा जीनस का। और स्पीशीज़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो स्पीशीज़ का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल में होगा। जैसे इंडिका का आई स्मॉल में है, मैंजीफेरा का एम कैपिटल में है। यहाँ पे अगर मैं लिखने की भी कोशिश करूँ तो ये एम कैपिटल में है, एम ऑफ मैंजीफेरा, और आई ऑफ इंडिका। ये उम्मीद है कि ये भी बात समझ में आई होगी आपको। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अभी हम लोगों ने रूल्स देख लिए कि किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफाई करना मतलब क्या हो गया, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में ऑर्गेनिजम्स की संख्या बहुत बहुत ज़्यादा है। अब हम अगर इनको एक पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऑर्गेनिजम्स को नहीं डाल रहे हैं, तो हमें इंडिविजुअली हर ऑर्गेनिज्म को पढ़ने में, उसकी स्टडीज़ करने में एक तो बहुत अधिक टाइम भी लगेगा और बड़ा ही जिसको बोलते हैं कम्बरसम टास्क होगा, बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा, टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट्स लगेंगे। इसी वजह से क्या किया गया है, सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया है, दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है कि व्हेन यू आर ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। कन्वीनियंट का मतलब क्या हो गया, जिससे आसानी हो जाए, कन्वीनियंस हो। कन्वीनियंट कैटेगरीज में जब हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन। अच्छा,
जो यहाँ पे कैटेगरीज इस्तेमाल हो रही हैं, है ना भाई, अलग अलग कैटेगरीज हैं यहाँ पे। जो कैटेगरीज इस्तेमाल हो रही हैं, इन कैटेगरीज का एक साइंटिफिक टर्म है, इनको एक साइंटिफिक टर्म से हम डिनोट कर सकते हैं। ये साइंटिफिक टर्म क्या है? दिस इज कॉल्ड एज टैक्सा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, तो टैक्सा हो गया। तो टैक्सा कुछ भी हो सकता है। आप टैक्सा को चाहे आप ग्रुप समझ लीजिए, चाहे रैंक समझ लीजिए, चाहे यूनिट समझ लीजिए, चाहे कैटेगरी समझ लीजिए, तो अलग अलग शब्द इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक, चलिए। अच्छा, ये कन्वीनियंट कैटेगरी या टैक्सा में जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे? आखिर कैसे आप पता करेंगे कि ये 10 ऑर्गेनिज्म जो हैं आसपास, इनको एक कैटेगरी में डाल दिया जाए? ये कैसे पता करेंगे? मान लीजिए 100 ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास, उसमें से आप किस तरीके से कैटेगरीज बनाएंगे? उसका सीधा सा एक एग्जाम्पल है, थ्रू ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स का आप सहारा लेंगे, ऐसे कैरेक्टर्स को आप स्टडी करेंगे, ऐसे कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो ईजिली ऑब्जर्वेबल हो, जिसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सामने से नज़र आ रहा है। ऐसे कैरेक्टर्स को देख करके आप देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कैरेक्टर्स मौजूद हैं। जैसे एक बर्ड है, एक बियर है, एक डियर है और एक लायन है। तो अब आप जितने भी जिनके पास विंग्स होंगे उन सबको एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। जितने भी इस तरीके से विंग्स वाले एनिमल्स होंगे उनको आप एक कैटेगरी में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने एक ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ढूंढा जो कि था प्रेजेंस ऑफ विंग्स। बात समझ में आ गई? इसी प्रोसेस को आप टैक्सोनॉमी बोलते हैं। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या हो गया? जिस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा रहा है उसी को आप टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस दैट आर बेसिस टू द टैक्सोनॉमी। कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो टैक्सोनॉमी की रीढ़ बनते हैं? रीढ़ मतलब एकदम बेसिस बनते हैं, जो टैक्सोनॉमी में हमें हेल्प करते हैं, बेसिक बनाते हैं टैक्सोनॉमी का। ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो कैरेक्टराइजेशन है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल भी दिया था। मान लीजिए मैं किसी एक फॉरेस्ट के अंदर जा रहा हूँ और फॉरेस्ट के अंदर मुझे एक नया सा प्लांट देखने को मिला। ठीक है, बिल्कुल अलग सा प्लांट देखने को मिला। मैं वहाँ पे रुका। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उसके कैरेक्टर्स को नोट डाउन करने लगूँगा। जैसे कि उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लावर मौजूद है कि नहीं है, लीव्स किस तरीके की हैं, है ना। उसके अलावा फ्लावर के अंदर कोई स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही। उसके अलावा उसके एंथर्स कितने हैं, कार्पल कितने हैं। ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं ऑब्जर्व करने लगूँगा। दैट मीन्स आई एम डूइंग द कैरेक्टराइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। मैं उस प्लांट का कैरेक्टराइजेशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, जो भी कैरेक्टर्स मैंने नोट डाउन किए हैं उनके बेसिस पे मैं उनसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक, अब जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट है और प्लांट के अंदर एक फ्लावर देखने को मिला, तो हम आराम से कह सकते हैं कि भाई ये एंजियोस्पर्म होगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म हैज़ फ्लावर्स। ठीक, तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उसको उसकी पर्टिकुलर क्लास में डालने की कोशिश करूँगा, क्लासिफाई करने की कोशिश करूँगा। भाई ये किस फैमिली के अंदर आ रहा है। ठीक, क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करूँगा। या किसी एनिमल को देख रहा हूँ तो किस फाइलम के अंदर आ रहा है। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टर्स। और फिर अगर ये नोवेल है, ये इसका नामकरण मुझे नहीं पता, तो मैं उसके नामकरण करूँगा, उसका नाम करूँगा, उसका नाम ढूंढूंगा, बताऊँगा, डिपेंडिंग अपॉन ICBN, ICZN, जो भी मैंने अभी पीछे आपको बताया था। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं टैक्सोनॉमी के जो बेसिस फॉर्म करते हैं, इसी से टैक्सोनॉमी होती है। ये थोड़े से पुराने मेथड्स हैं, इस तरीके से पहले टैक्सोनॉमी की जाती थी, बट आज भी ये उतने ही रेलेवेंट हैं। इसके अलावा आज की बात अगर मैं करूं तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। मॉडर्न टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया, आज की डेट में टैक्सोनॉमी किस तरीके से स्टडी की जाती है। तो इन कैरेक्टर्स के अलावा, इन चीज़ों के अलावा जो मैंने ऊपर बताई, इसके अलावा मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो हैं क्या क्या इन्वॉल्व करती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप देख रहे हैं तो
उसके बाहर का कैरेक्टर्स, उसके इंटरनल कैरेक्टर्स, उसका स्ट्रक्चर ये हम देख लें। नेक्स्ट, सेल्यूलर लेवल पे जा कर के चेक करें कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ये प्रोकैरियोट तो नहीं है, क्या ये यूकैरियोट है, स्ट्रक्चर देख लें। डेवलपमेंटल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, वो किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अगर किसी जानवर की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, क्या कोई लार्वल स्टेज भी देखने को मिल रही है, उसके ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, इस सब में क्या क्या किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट कैसा है, इसके बारे में बात करी जा रही है। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही बड़ा टर्म है। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया भाई, इकोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, उसका रिलेशनशिप क्या है, उसकी इकोलॉजिकल लीनिएज क्या है, ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करूँ कि टैक्सोनॉमी जो है वो आज की साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि टैक्सोनॉमी हमने रिसेंटली पढ़ना शुरू किया है। जो इंसान है वो बहुत पहले से टैक्सोनॉमी पढ़ता चला आ रहा है, क्लासिफिकेशन करता चला आ रहा है। दैट इज़ व्हाई आई हैव रिटन टैक्सोनॉमी इज़ एन ओल्ड साइंस। ठीक है, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था जो लोग किया करते थे, दैट वाज बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पुराना क्लासिफिकेशन इतना ज़्यादा साइंटिफिक नहीं था, इट वाज नॉट दैट मच साइंटिफिक जैसे आज हो रहा है, बट दैट वाज डिपेंडेंट अपॉन यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे हम फूड ले सकते हैं। ठीक है, फूडिंग, जैसे कुछ प्लांट्स हैं जहाँ पे, ट्रीज़ हैं जहाँ पे हमें फ्रूट्स मिल जाते हैं, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें जहाँ से हमें फूड मिल पा रहा था, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया कि भाई यहाँ से मुझे खाना मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या कुछ ऐसे प्लांट्स को यूज़ किया जहाँ से हमें क्लोथ्स मिल जा रहे हैं, क्लोथिंग हो जा रही है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देख लिया जहाँ से हमें शेल्टर मिल रहा है। ठीक है, जहाँ जिसको यूज़ करके हम शेल्टर, अपना घर बना सकते हैं या उसके ऊपर रह सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक, ये कुछ मोटे मोटे तौर पे या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो गए जिनका इस्तेमाल करके हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हॉर्सेस हो गए। ठीक है, तो घोड़ों पे बैठ करके हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर लिया था। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे उन्होंने भी टैक्सोनॉमी पढ़ी, उन्होंने भी टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन किया, बट दैट वाज एक्सट्रीमली सिंपल, वो ऑन द यूजेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स था। ठीक, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोगों ने जो सेक्शन नंबर 1.2 था जो हमने आज शुरू किया वो ख़त्म कर दिया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को, इस चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स भी इसको सब्सक्राइब कर सकें और आप सबको इस नए चैनल से फ़ायदा मिल सके नीट के एग्ज़ामिनेशन में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।